नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम्म। आज से हम तालीम तस्वीर से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे हीरोज। इसमें हम आपके सामने वो लोग लेकर आएंगे जिन्होंने अपनी फील्ड्स में या किसी भी फील्ड में एक दर्जा कमाल हासिल किया है। और पर्पस ये है कि वो यंग लोगों के लिए किस तरह मोटिवेशन का सबब बन सकते हैं। हमारे इस सीरीज में पहले मेहमान हैं डॉक्टर नदीमुल हक, वाइस चांसलर पाइड। डॉक्टर साहब ने जो है और जो इनके ओहदे रहे हैं, इससे पहले जो है ये डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रहे हैं। जो यंग लोग हैं अगर उनको ना मालूम हो कि डिप्टी चेयरमैन का क्या मतलब है, तो यानी प्लानिंग कमीशन के हेड रहे हैं 2010 से 2013 तक तकरीबन। इससे पहले 2006 में भी पाइट के वाइस चांसलर रहे हैं। और इन्होंने शायद कैरियर का आगाज भी 70 की दिहाई में पाइट से किया था। डॉक्टर साहब ने इब्तदाई तालीम जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। उसके बाद जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएस इकोनॉमिक्स किया। और फिर जो है शिकागो यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स और पीएचडी इकोनॉमिक्स की है। एक तवील अरसा तक जो है आईएमएफ से मुंसलिक रहे हैं। और जो है श्रीलंका और इजिप्ट में सीनियर रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी आईएमएफ के रहे। तकरीबन 2005 से जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों में रहे हैं। ओहदों के अलावा जो डॉक्टर साहब की एक मेन चीज़ है कि वो नए नए आइडियाज़ जो है थ्रो इन करते रहे हैं। और उन्हें आइडियाज़ की वजह से डॉक्टर साहब जो है मुल्क में जो है जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद भी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इन्होंने ये जो दर्जा कमाल हासिल किया है, इसमें क्या क्या इनका सफ़र था और क्या क्या काविशें थी। तो सर आप कुछ बताएंगे कि इस लेवल तक आप कैसे पहुंचे और क्या स्ट्रगल आपको करनी पड़ी। इसी सब सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान में पैदा होने का जो बहुत बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि आपके पास कोई मेंटर्स नहीं होते, ना आपके पास कोई हीरोज होते हैं। तो सारा बचपन एक तारीकी में गुजरा। और हमारे ज़माने में तो वो भी नहीं था कि कोई क्या कहते हैं, ना यूट्यूब था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था। तो हमें तो पता भी नहीं चलता था कि बाहर क्या हो रहा है। और बाहर हम तो बिल्कुल कुएं के मेंढक थे। तो बाहर कभी कोई टाइम न्यूज़ वीक या कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से लगती थी क्योंकि इम्पोर्ट कंट्रोल से तो उनको भी इजाज़त नहीं थी आने की। और आते थे तो बहुत। तो वो जाके ब्रिटिश काउंसिल या यूएसआईएस की लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरीज होती थी। हुकूमत ने तो कोई लाइब्रेरी नहीं बनाई। तो उन दो लाइब्रेरी में जाके कभी कभी देख लेते थे। उससे कुछ पता चलता था कि बाहर क्या हो रहा है, कौन सी किताब निकली है, कौन सी फिल्म निकली है। उससे कुछ आइडिया होता था। तो बचपन में करियर चॉइस कोई थी नहीं, कोई पता नहीं था क्या कर रहे हैं, पढ़े ही जा रहे थे। अब समझ नहीं आ रही थी क्यों पढ़ रहे हैं। और बल्कि मेजोरिटी मेरी क्लास फेलो तो मेरा ख्याल पढ़ के वो फिर खानदानी कामों पे आ गए, कि एग्रीकल्चर में आ गए, अपनी जमीनों को संभाल लिया, जाके अपने मकान किराए पे दे दिए, इस किस्म का काम। तो हम लोग तो बहुत तारीकी में पले थे। हाँ, एक चीज थी कि माँ बाप जरा पढ़े लिखे थे तो कुछ किताबों का शौक डाल दिया, तो कुछ किताबें सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, सॉरी। अच्छा, वो हमारा बस एक वही चीज था। करियर गोल एक ही था। मुल्क में दो ही करियर गोल थे, कि एक मिलिट्री में जाएं या सिविल सर्विस में जाएं। उसमें भी एक डिवीजन हो गई थी, जो पढ़ते नहीं ज्यादा थे वो मिलिट्री में चले जाते थे। तो जो पढ़ते थे ज्यादा वो सोचते थे कि हम सिविल सर्विस में जाएंगे। तो वो फिर सिविल सर्विस के लिए पढ़ते थे आर्ट्स, और इस किस्म का सब्जेक्ट तैयारी करते थे। तो बचपन से ही ये इरादा हो गया कि जी हमने वही करना है। हमने वो नहीं करना कि हम कि मैं कोई फौज में तो जाना नहीं था। तो सिविल सर्विस की तैयारी हो रही थी। उसके लिए मैथ साइंस वगैरह सब छोड़ दी, सिर्फ सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। और वो फिर बीच में घूमते 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 शौक आया कि बाहर पढ़ने जाए, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही महदूद हाल, बंद हाल लग रहा था, बिल्कुल बंद। तो बड़ी मुश्किलों से बाप को कन्विंस किया कि बाहर चले गए पढ़ने। बाहर पढ़ने गए तो फिर जरा थोड़े से 14 तबक खुले, समझ आई। पहली चीज तो ये समझ आई कि जो भी कुछ स्कूल में कॉलेज में पढ़ा था वो बकवास थी। तो जी चाह रहा था वापस आके अपने उस्तादों को मारे, पर वो भी नहीं हो सका। तो उस्ताद जो हमें पढ़ाते थे वो लंबे लंबे लेक्चर देते थे, सिर्फ हाजिरियां लगाते थे, गपशप लगाते थे, पढ़ाई कोई नहीं होती थी। और कोई नई चीजें नहीं पता चलती थी। वो हमारे उस्ताद भी पीएचडी के बाद उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता था। वो भी गुम जाते थे इस माशरे में, ग्रेडों के चक्कर में। तो जब एलएससी गए तो पता चला कि जो कुछ हमें पढ़ाया था वो तो बिल्कुल फजूल था। तो हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा सब कुछ और सीखना पड़ेगा।
वहां जाके पता चला यार इकोनॉमिक्स तो मैथमेटिक्स में हो नहीं सकती, तो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ा। हालांकि अगर मैं बचपन में देखूँ मेरे जो रिजल्ट थे वो मैथ साइंस में बेहतर थे। मैं पता नहीं क्यों चला गया आर्ट्स की तरफ, क्योंकि सिविल सर्विस करनी थी। जब वहां से ग्रेजुएट किया तो फिर वो उस जमाने में क्या हुआ कि बांग्लादेश टूट गया, भुट्टो आ गया, भुट्टो ने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स किए, तो एक मुल्क में जैसे आजकल है कि जी हलचल मची, तो समझ नहीं आती थी क्या करे। तो जब ग्रेजुएट किया तो कोई समझ नहीं आई कि क्या करे। तो मैं अपने ट्यूटर के पास गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मैं, एक तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया था तो मैं हैरान था, मैंने कहा मेरा रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ सकता। उसने कहा नहीं अच्छा ही आया। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? उसने कहा तुम पीएचडी कर लो। तो मुझे अभी तक याद है मैंने उससे कहा पीएचडी पीएचडी तो बड़े बेवकूफ लोग करते हैं। मैं जितने प्रोफेसरों को मिला हूँ वो तो बिल्कुल बेचारे बेवकूफ है, वो तो ना बोल सकते हैं ना पढ़ सकते हैं ना कुछ, मैं पीएचडी क्यों करूँ? उसने कहा भाई मैं भी पीएचडी हूँ। मैंने कहा ना मैं नहीं करता, हालांकि को पैसे भी देना था। मैं वापस आ गया। उस जमाने में बड़ा शौक था लेफ्टिज्म का, गरीबों का दिल में बड़ा डर था, तो आके यहाँ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, उसमें फेल हो गए। तो फिर पीएचडी सॉरी ये पीएचडी नौकरी मिली, नौकरी कोई और नहीं मिल रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी नौकरी कोशिश की, उन्होंने नहीं दी। 120 रुपये महीने पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया चंद एक महीने। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में मेन जब नौकरी के लिए अप्लाई किया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओपनली कह दिया भाई तुम्हारे पास सिफारिश नहीं हुई। वैसे भी मेरे दोस्त जो वहां थे वो रो रहे थे कि यार हम क्या कर रहे हैं यहाँ ग्रेड 17 में बैठे हुए और सारी जिंदगी काम करेंगे तो ग्रेड 19 में चल जाएंगे। तो फिर पीआईडी में नौकरी मिली, यहाँ 3 साल काटे। उस वक्त इकोनॉमिक्स का शौक पैदा हुआ, तो फिर मैंने कहा कि यार खुद ही पढ़ना शुरू किया। यहाँ भी जो लोग थे अनफॉर्चुनेटली उनको मॉडर्न इकोनॉमी से कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ शो मारते थे और डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब बड़ी चीज है हमारे। मैं फिर खुद पढ़ना शुरू कर दिया, तो सारा दफ्तर खाली होता था, तो मैं शाम को 5-6 बजे तक बैठता था। ट्रांसपोर्ट कोई नहीं होती थी, पैदल आप पर तक जाता था, वहां से वैगन लेके पिंडी चला जाता था। पिंडी रहता होता था मेरी नानी के पास। फिर और मौका मिला स्कॉलरशिप लेने का, तो स्कॉलरशिप यूएन की तरफ से आए हुए थे। हुकूमत ने कहा कि ये अप्लाई करें, अप्लाई कर दिया। हमारे अमेरिकन एडवाइजर था डेनिस टिटे, वो भी आए हुए थे, फोर्ड फाउंडेशन बंदे भी आए हुए थे, सब कुछ। अब आपको पता है हमारा मुल्क तो गोरा ही चलाता है, हम तो वैसे ही बीच में होते हैं ना। तो सारे गोरों ने मुझे कहा हुआ था कि ये नंबर 1 है। जब स्कॉलरशिप की बारी आई तो मैंने कहा नहीं भाई, 2-3 बंदों को दे दिए। मेरी एडमिशन थी शिकागो, ऑक्सफोर्ड, पेंसिल्वेनिया, बर्कली। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, उन्होंने दे दी स्कॉलरशिप्स बड़ी बड़ी पुअर क्वालिटी यूनिवर्सिटीज। मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं रोता फिर रहा था। तो एक जानने वाला ने जो बड़ी पोजीशन में, तो उन्होंने कहा बेटे तुम जाके मिलो सेक्रेटरी एडी से। मैं चला गया सेक्रेटरी एडी के कमरे के बाहर 6 घंटे बैठा, सो भी गया, जाग भी गया। 6 घंटे के बाद उन्होंने बुलाया, तो ऐसे करके फाइलों पे लिख रहे थे कुछ, बेटे क्या बात है, बेटे क्या बात है, अब्बा को सलाम दे देना, फलाने को सलाम दे देना। ये मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तो कहा जी क्या है? मैंने कहा जी ये मसला है स्कॉलरशिप का। उन्होंने कहा अच्छा, इसका क्या कर सकते हैं, हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी क्या पता होता है। कमेटी बिठाई, उन्होंने कहा जी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल बाद डिले हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, फॉरेन यूनिवर्सिटी का क्या फर्क पड़ता है, कौन सी सब फॉरेन यूनिवर्सिटी है। जब मैं शिकागो गया तो वहाँ पहली चीज उन्होंने कहा कि जी यहाँ किसी को डॉक्टर ना कहना, यहाँ तो सारे डॉक्टर है तो किसी को डॉक्टर कहने की जरूरत ही कोई नहीं। तो हम किसी को डॉक्टर नहीं कहते थे। उन्होंने कहा जी आप सबको फर्स्ट नेम से पुकारे। अब पाकिस्तानी हमारी तरबियत थी, गंदी तरबियत, हर किसी को साहब कहना, हर किसी को सलाम करना, आंखें नीची करके बात करना, सर का ही ना जाए, परेशान हो गए। तो सर भी हर वक्त सर सर करते जाते, सर सर करते जाते। वो भी हमें सीरियसली लेते थे कि सर सर करने वाले कौन बेवकूफ काले आ गए। खैर बड़ी मुश्किलों से वहाँ गुजारा किया और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जी, बल्कि वो 3 में से 1 बंदे को पास करते थे, 2 को फेल कर देते थे। इस किस्म का एटमोसफियर था, रोने का कोई मौका नहीं था। यहाँ की तरह नहीं क्या रोते रहते कोर्ट के पास भाग गए, मुझे फेल कर दिया है, मुझे फेल कर दिया, नहीं हो सकता था। वहाँ फेल हो गए तो हो गए। बहुत लोग फेल हुए, बहुत लोग। तो बड़ी मुश्किलों से वहां से निकल आया मैं। तो बस ये है, जब मतलब कुछ नहीं पता था। जो मेंटरिंग और जो वो प्रॉब्लम है ना, जो आजकल के बच्चे रोते फिरते हैं कि हाय हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, क्योंकि वो मेंटरिंग चाहते ही नहीं।
हमारे बच्चों को बुरी आदत पड़ गई, दे डोंट वांट मेंटरिंग। और मुझे पता सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर मुझे मेंटरिंग अच्छी मिल जाती तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। शिकागो भी जाके मैंने वक्त आया कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मैं माजूर आया था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने 10 नोबेल प्राइज के साथ काम किया था। आई कुड हैव गॉन वेरी फार, बट खैर वो जमाने भी ऐसे थे कि वहाँ उस जमाने में कालों को ऊपर नहीं आते थे ज्यादा, वहाँ समय वही होता था। खैर फिर भी कर सकते थे, बट प्रॉब्लम ये था कि यहाँ की माजूरी के बाद जो रीडिंग हैंडीकैप है, जो एकेडमिक हैंडीकैप है, उसके बाद इतनी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में वहाँ तो 16 साल 17 साल 18 साल का बच्चा आता था, उसको सब कुछ पता होता था और वो चैंपियन होता था। तो ये हाँ स्टोरी है, इसमें और भी बहुत पेचीदगी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब IMF किया तो मैंने कहा कि मैं 3 साल रहूंगा, ज्यादा नहीं रहूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। और मैंने मुसलसल 30 साल कोशिश करता रहा वापस आने की, 3 दफा वापस आया। जब वापस आता था मुझे मार मूर के वापस भगा दिया जाता था। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं छोड़ती, आपको अंदर आने ही नहीं देती। अगर आप अंदर आएंगे तो बच्चे भी सारे कहते हैं तुम गलत आए, ओए तुम आ गए। टेक्नोक्रेट्स के तो हम पीछे पड़े रहते हैं ना, हमारे लिए टेक्नोक्रेट की तो गाली है ना। तो आज भी बच्चों को मेरा एडवाइस चाहिए, या तो ब्यूरोक्रेसी में आए, या आर्मी में जाए, या बाहर चले जाए। बिकॉज यहाँ पढ़े लिखे बंदे की कोई गुजारा नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा तो अभी तक एक, हर कोई उसको बुरा समझता है। पॉलिटिशियन भी कहता है ये बुरा है, लोग भी कहते हैं बुरा है कि ये साला कहीं पोजीशन में आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। मुझे नहीं समझ आती हुकूमत कैसे चलती है बड़े लिखे बंदे को बगैर, बट हमारे यहाँ यही रीत है। शायद ये हमारे फ्यूडलिज्म की वजह से है, शायद बिकॉज हमारा कल्चर फ्यूडल है, इस वजह से हम सोचते हैं जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो कमी कमीन है, वो मुसल्ली है, वो जमीन पर बैठेगा, वो मरासी है। तो हमारा ये कल्चर है। एक आप जिक्र करते रहे हैं स्कॉलरशिप की, जो आप कोशिशें करते रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी आप खत लिखते रहे थे स्कॉलरशिप के लिए, तो वो क्या जवाब देते थे, कुछ उस सिलसिले में बताइए। जी वो ये हुआ था कि एक दफा मुझे बताया, मेरे नेबर थे असगर कादर, मैं उनको बड़ा एडमायर करता था, बड़े अच्छे मैथमेटिशियन थे, बड़े अच्छे स्कॉलर थे। तो असगर से मैं अक्सर मैथमेटिक्स वाला सीखता रहता था क्योंकि उस माने मुझे शौक था। तो ये मैं बात करूँ जब मैं PhD में था, तो असगर कादर या यूनिवर्सिटी में होते थे, परवेज हुब्बा वगैरह, ये बड़े अच्छे लोग थे। तो इनसे गपशप लगती थी सारे लोगों से, उनसे मैं सीखा भी करता था। तो असगर को भी शौक था मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा था। तो मुझे असगर ने एक दफा बताया कि भी वो डॉक्टर अब्दुल सलाम एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कोर्स करा रहा है TS में। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ, मैंने कहा तुम उसको डायरेक्टली चिट्ठी लिख। तो मैंने चिट्ठी लिख दी। तो सलाम का मुझे बड़ा अच्छा लेटर आया, विश हैड प्रिजर्व्ड इट। बड़ा अच्छा लेटर आया, उसने कहा कि आई वुड लव टू ब्रिंग यू टू ट्रिएस्ट। मुझे भी तो याद है, आई वुड लव टू ब्रिंग यू टू ट्रिएस्ट, मैं तो चाहता हूँ अच्छे पाकिस्तानी बच्चे यहाँ आए हैं, मेरा बड़ा शौक है वगैरह। उसका फिर नेक्स्ट पैराग्राफ मुझे भी तो हिफ्स है बेटा हुआ। उसने कहा कि however mine is the only country, ये लिखा, mine is the only country where they don't allow me to get the best people. The bureaucrats decide who will go. Can you please get in touch with them and see if they will bring you here? I will definitely recommend you or take you. मैंने अप्लाई कर दिया। ओ मतलब कहाँ मुझे भेजना था, उन्होंने भेजा ही नहीं। फिर असगर कादर ने, बिकॉज वो डायरेक्टली सलाम से बुला लेते, वो गया तो साथ 2-3 सेक्शन ऑफिसर गए और उन्होंने अटेंड भी नहीं किया, वो सैरसूर करके आ गए। असगर ने मुझे बताया वो कोई नहीं क्लास में थे, बस वो सैरसूर करके आ गए। तो ये हमारे स्कॉलरशिप ऐसे आए होते। बट ठीक है, ये सिस्टम हमारा है, हमारा निज़ाम है। तो पढ़ने का आपको बहुत शौक है, कुछ इसके बारे में बताएंगे कि ये शौक खुद से पैदा हुआ, कोई मेंटोरशिप हुई? आप हमें ये भी बताते रहे हैं कि जब आप शिकागो में, उस वक्त इंटरनेट वगैरह का ज़माना नहीं था, तो अगर पैरेलल सेमिनार्स हो रहे होते थे तो एक सेमिनार आप अटेंड करते थे, दूसरे सेमिनार में भाग के जाते थे सिर्फ पेपर पिक करने के लिए। तो ये पढ़ने का शौक जो है, ये कैसे पैदा हुआ? देखिए जी, पढ़ने का शौक तो ये है कि यहाँ जो एक चीज हम भूल जाते हैं, जो बड़ी अच्छी बात थी, जो इट्स वेरी सैड, जो हमने कोई अपना कल्चर, कोई ट्रेडिशन तो रखी नहीं ना। जी साहब, मैं quite frankly, the way to look at it, I'm kind of a midnight student. I was born in 1950. तो पाकिस्तान की जो पहली जनरेशन जो स्कूलों में गई थी, मेरे जैसे बच्चे थे, उसमें आपके बहुत सारे लोग शामिल हैं, अच्छे लोग, लीडर्स वगैरह ये वो। तो हमारी जो एक एडवांटेज थी, जो आजकल मेरा ख्याल कम है, कि हमें वो जो स्कूल थे पुराने, उसमें पुराने डेडिकेटेड टीचर्स बैठे हुए थे। और खास तौर पे जो एंग्लो इंडियन हिंदू वगैरह थे, अच्छा वो जो थे वो बड़े दिल से पढ़ाते थे। उनका एक किस्म का देवर काइंड ऑफ
वोकेशनल टीचर, उनको वो था, शौक था, और वो वाकई दिल लगा के पढ़ाते थे। उनके बेचारों में लिमिटेड नॉलेज थी, ये नहीं कि बड़ी नॉलेज, पर उनको शौक बड़ा था। तो वो हमें एक किस्म का उन्होंने थोड़ा सा, और उनमें एक खुददारी थी। वो हमसे मांगते कुछ नहीं थे, वो हमसे कुछ नहीं मांगते थे। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक उस्ताद था ड्यूजमंड, जो उसने बहुत लोगों को पढ़ाया। ड्यूजमंड के पास एक पुरानी मोटरसाइकिल होती थी, उसकी बेचारी की तनख्वाह मेरे ख्याल 300 होती थी उस जमाने में। वो बेचारा आधी से ज्यादा तनख्वाह अपनी, बाद में डिस्कवर किया कि आधी से ज्यादा तनख्वाह अपनी चैरिटी को देता था। एक लाहौर में ओल्ड पीपल्स होम, उसको देता था। और खुद बेचारा एक हट्टी में रहता था, उसके पास एक मोटरसाइकिल होती थी। और वो सिनेमा देखने आता था, हम भी सिनेमा देखने जाते थे प्लाजा सिनेमा में या ओडियन सिनेमा में लाहौर में। हम लोग अफसोस के साथ कहता, ऊपर बैठते थे ड्रेस सर्कल में, 3 रुपए का टिकट होता था। वो बेचारा 12 में बैठता था नीचे। और वो कभी नहीं उसने किसी से कहा, और किसी में हिम्मत भी नहीं थी उसको कहे कि हम तुम्हें ऊपर बिठा देते। वो अपना कोक पीता था, हम अपना पीते थे। फिर हमारे जो बाकी टीचर थे बेचारे साइकिल पे जाते थे अक्सर। कई लोग मैं तो उसे करनी अफोर्ड कर सकता, कई लोग गाड़ी पे आते थे। तो वो जब साइकिल पे जाते थे तो वो अपने साइकिल पे पतलून के साथ वो एक चीज बांधते थे ताकि उनकी पतलून चेन में ना फंसे। सिर पे टोपी पहन के वो चल पड़ते थे। किसी से कभी नहीं कहते थे कि जी आप हमें गाड़ी में बैठा लें। उनमें खुददारी थी, और बड़े जोश शोश खरोश से पढ़ाते थे। और उस जमाने में स्टोरी बुक्स की उन्हें आदत डाल दी, ठीक है, हमें स्टोरी बुक्स पढ़ने की थोड़ी सी आदत थी। बट क्वाइट फ्रेंकली कॉलेज में आके आदत खराब हो। कॉलेज के में आके पहली चीज वो स्टूडेंट यूनियन की बुलशिट, दूसरी चीज के जी ये अपना टक शॉप की बुलशिट, कि टक शॉप में बैठना है, क्लासे कट करने की बुलशिट, और उस्ताद बोरिंग नोट्स, पुराने नोट्स से पढ़ाते थे। मुझे भी तक याद है कि उस्ताद साहब ने हमें हिस्ट्री का, मैंने क्लास ली हुई थी, तो उन्होंने पढ़ाया, नोट्स लिखाने शुरू किए, हर क्लास में जाए नोट्स। मैं समझ गया, मैंने फॉर्चुनेटली HEC की हुई थी, A-levels की हुई थी एडिसन कॉलेज से, तो मुझे वो जरा बेहतर हिस्ट्री थी BA से भी। तो मुझे पता चल गया ये किताब कौन सी पढ़ा रहे। वो किताब थी इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी बाय डेविड टॉमसन, मुझे याद है। तो मैंने किताब ले आया दूसरे, मैंने किताब पे अंडरलाइन करना शुरू कर दिया जो पढ़ा रहे हैं, देखा पूरा पूरा सफा लिखा रहे हैं वो। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे एक दिन देखा, दूसरे दिन उन्होंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो। ये तो किताब है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप तो ये मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो वो पूरा सेक्शन पूरा सफा पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा तुम बड़े बदतमीज हो, निकल जाओ बाहर क्लास से, अपना आना वापस। मैं निकल गया। तो मेरा मतलब इस किस्म के जब टीचर्स थे, उन्होंने बिल्कुल बिलीवनेस मार दी। दूसरी चीज जो सब थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमें कोई नहीं सिखाया गया कि लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी कैसे यूज करो, कुछ नहीं पता था। तीसरी चीज जो है कि उन्होंने कोई नहीं बताया जर्नल्स क्या होते हैं। हमें वो टेक्स्ट बुक दे देते थे, और टेक्स्ट बुक भी लास्ट मिनट में हम जाके गेट थ्रू गाइड पढ़ा करते थे। गेट थ्रू गाइड जो होती थी ना, ये जो 2 प्रोफेसर्स और 1 ये वो वगैरह, इसके वो गेट थ्रू गाइड्स पढ़ते थे, रट्टा लगाते थे, निकल जाते थे। तो कोई मसला भी कोई नहीं था। बट क्वाइट फ्रैंकली सीखा कुछ नहीं। LSE गए तो अपनी हडरामी जो आते पड़ी हुई थी, वो हडरामी में LSE भी जाया कर दिया। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आ गया, बट क्वाइट फ्रैंकली वो एडवांटेज नहीं LSE की ली जो लेनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल LSE में जो एक चीज थी जो मैं PhD में करने की कोशिश करता हूँ, जो हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं करती, बड़े अफसोस की बात है, बड़ा रोना होता है, मैं जिसकी को भी कह चुका हूँ, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भी लड़ चुका हूँ, कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ अगर आपने स्कूल की तरह पढ़ाना है, और हमारे कई लोग भी कहते हैं कि मैं सिर्फ टीचर हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, टीचर क्या चीज है, टीचर तो स्कूल का होता है। यूनिवर्सिटी में टीचर कोई चीज नहीं होती। यूनिवर्सिटी में यू आर अ रिसर्चर एंड योर स्टूडेंट्स मस्ट गेट इन्वॉल्व इन योर रिसर्च। बल्कि सब अगर आप याद करें, एक स्टोरी बड़ी मजेदार है, फ्रैंकनस्टाइन। फ्रैंकनस्टाइन जो थी मेरी शैली की पैरोडी थी ऑफ द जर्मन प्रोफेसर। जर्मन प्रोफेसर जो है बड़ा खुददार, बड़ा ईगोसेंट्रिक आदमी था, और जर्मन प्रोफेसर की बड़ी इज्जत होती थी, बड़ी साख होती थी, और सब यूनिवर्सिटी उसके इर्द बनी होती थी। और जो स्टूडेंट्स होते थे उसके मुलाजिम, जैसे हमारे नहीं उस्ताद शागिर्दी, उस किस्म की बात थी। वो उसके शागिर्द थे, और वो पैराडाइम था। तो इसी तरह होनी चाहिए प्रोफेसर, ये होती है। वो तो एक्सट्रीम था, बट इस तरह की चीज हम जब गए बाहर पढ़ने तो शागिर्दी होती थी, एंड वी यूज्ड टू गेट इन्वॉल्वड इन द रिसर्च। हमें ये नहीं होता था कि हम सिर्फ, बल्कि प्रोफेसर तो हमें वहाँ रीडिंग लिस्ट देते थे, लेक्चर एक दे के सडनली देखा यार ये तो 6 आर्टिकल्स कवर हो गए और 2 किताबें कवर हो गई। कुछ 2 सालों के बाद समझ आएगी यार ये तो कीप अप करना बड़ा मुश्किल है, यू कांट ब्लडी वेल जस्ट डू दिस। वो वहां तो पेस ही और होता है। तो दूसरी चीज ये है कि वो LSE में तो वक्त मैंने जाया किया, मस्ट टेल, आई लर्न व्हाटएवर आई कुड,
बट LSE में एवरी डे देयर वाज अ पब्लिक लेक्चर, कोई ना कोई बाहर से अगर रोज, अब तो खैर ज्यादा है, उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, एक बोर्ड लगा होता था, बोर्ड पर बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा होता था कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, हर रोज 1000 चीजें हो रही होती थी। और पहले तो हमने बहुत इग्नोर किया, टक शॉप में बैठे गपशप लगाते रहते थे, पाकिस्तान की बातें, बांग्लादेश हो रहा है, वो देखो ना PPP आ गई, देखो ना ये हो गया, टिपिकल पाकिस्तानी बुलशिट, ठीक है, जो आजकल भी कर रहे हैं वहाँ बच्चे बैठे हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा सा लेक्चर से अटेंड करने शुरू किया, फिर भी कोई समझ नहीं आई। मैं आई मस्ट कन्फेस कि मैं जो PhD की ऑफर गिव अप कराया और जब यहाँ वापस आया और PhD में आया, तो फिर जाकर थोड़ा सा समझ आई कि यार अगर ये काम करना है तो सीरियसली करो। फिर थोड़ा सीरियसली पढ़ना शुरू किया, फिर भी नहीं, फिर शिकागो जाके जब मैं IMF में गया तो आई मस्ट से IMF में भी एटमोस्फियर बहुत अच्छा। IMF में भी सारे डॉक्टर हैं, ये नहीं कि कोई और कोई डॉक्टर एक दूसरे को नहीं कहता, एवरीबॉडी इज द फर्स्ट नेम, नदीम या जॉन या पीटर या व्हाटएवर, एंड यू, बट सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे बड़ी सीरियस रिसर्च करते हैं। तो वो टाइम फिर बहुत मुश्किलों से रियलाइजेशन हुई, जो अब मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, कोई नहीं समझता, कि लाइफ इज ऑल अबाउट रिसर्च। जी सब आप देखिए, अगर आपने गाड़ी खरीद, आपने स्वेटर भी खरीदना हो लेट्स, तो आप रिसर्च करते हैं, आप जाके 10 चीजें देखते हैं, फिर आप सोचते हैं यार ये कीमत ठीक है कि नहीं, पैटर्न ठीक है कि नहीं। अगर आपने गाड़ी ले ली तो आप और रिसर्च करते हैं इसकी, यार वो क्या कहते हैं, इंजन कितना बड़ा है, फ्यूल कंजम्पशन क्या है, कितने बंदे बैठेंगे, मेरी फैमिली कितनी बड़ी है, मेरे माँ बाप बैठेंगे साथ के नहीं, वगैरह वगैरह, यू थिंक अबाउट दैट। घर ले जाते और भी रिसर्च करते। तो लाइफ इज फुल ऑफ रिसर्च। हमने रिसर्च को इस मुल्क में एक गंदा लफ्ज बना दिया। रिसर्च पाकिस्तान में द 4 लेटर वर्ड। आप किसी को रिसर्च करें, उसका जवाब आगे से आता है, और खास तौर पे गवर्नमेंट में तो बहुत आता है, लेट्स नॉट रीइन्वेंट द व्हील। मैं आपसे पूछता हूँ साहब, व्हील कितनी दफा रीइन्वेंट हो चुका है? हो चुका बुरा है। तो रोज व्हील रीइन्वेंट करता है। तो ये जो हमारी चीजें ना, लेट्स नॉट रीइन्वेंट द व्हील, ये हमें रोकने के अल्फाज हैं, ठीक है सर, क्या कहते हैं, लेट्स नॉट रीइन्वेंट, ये तो हमें रोकने की बात है। बुरा तो रोज व्हील रीइन्वेंट कर रहा था, गाड़ी की सीट देखे रोज रीइन्वेंट हो रही होती है। आप कोई चीज देखे, पेन देख लें, पेन कितना रीइन्वेंट हो गया, ठीक। तो हमारा तो कल्चर ये बना हुआ है कि हमने रिसर्च करनी नहीं, हमने पढ़ना नहीं, हमने सोचा, जब मैं पूछता हूँ आपके सामने कई दफा पूछा है ऑडियंसेस से कि जी कौन पढ़ता है, तो लोग हंस पड़ते हैं पढ़ने की क्या जरूरत है जी, है। जब उसे पूछा तुम क्या पढ़ा, तो फिर वो कहता है, आजकल पता है सब लोग मुझे क्या कहते हैं जब मैं पूछता क्या पढ़ा है, जी अल्केमिस्ट पढ़ रहा हूँ और 40 रूल्स ऑफ लव। मैं कहती हूँ मरियम नवाज शरीफ की रीडिंग लिस्ट क्या पूरा बुक पढ़ रहा है या कोई और भी पढ़ रहा है कुछ, ठीक है। फिर कई दफा कहते जी मैं वो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ, वो जी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा जी कुछ और पढ़ रहे हो? नहीं जी नहीं, वो तो टाइम ही नहीं मिलता। अब मुझे बताएं, मैं पूछता हूँ, ओबामा हर 3 महीने के बाद अपनी रीडिंग लिस्ट लिखता है नेट पे, बिल गेट्स लिखता है। अगर उनके पास टाइम है तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? टाइम क्यों नहीं है हमारे पास? तो ये बहुत बड़े मसले हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें कल्चरल चेंज चाहिए। अगर आप सईद बुक डिपो जाए, मैं अगले दिन गया था तो मैंने देखा किताबें इतनी पुरानी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल एक चीज, मैंने सईद बुक डिपो से जाकर पूछा साइंस फिक्शन कोई है? उन्होंने कहा हाँ जी आइए आइए, साइंस सेक्शन में ले गया। मैंने कहा साइंस फिक्शन? उसको समझ ही नहीं आई साइंस फिक्शन क्या होती है। तो एक साइंस फिक्शन जो कैटेगरी है, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। Why? Because it really gives you a good view of what science is and a good view of what history is, because it's the epitome of human imagination. हम वो भी नहीं पढ़ते। अगर उनसे पूछो अच्छा जी चले वो क्या कहते हैं, नॉन फिक्शन में कोई अच्छी बिजनेस की बुक्स या फाइनेंस की, वो भी नहीं होती। हमारी आप देखें हर बुक स्टॉल में एक किताबें होती है, कोई पब्लिक पॉपुलर हो जाती है, हर बुक स्टॉल में वो आ जाती है, बट वैरायटी कोई नहीं होती। कोई नई किताब मांगे तो बहुत मुश्किल होती है, बट वो भी बेचारे ठीक कहते हैं भी डिमांड ही कोई नहीं, तो हम क्या करें? एग्जैक्टली, वो कुछ अर्सा पहले सईद बुक बैंक वाला जो है बंद करने के बारे में भी सोच रहा था, और उसमें जो है तो डिमांड नहीं है असल में किताबों की। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी सोसाइटी में कोई शौक ही नहीं किसी को पढ़ने का। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कभी नहीं कोई किताब पढ़ी, ना वो पढ़ना चाहते, ना वो बात करते हैं किताब की। आपके उस्ताद नहीं पढ़ते, आपके पास लाइब्रेरीज नहीं बनाते। मैं जब प्लानिंग कमीशन था, मैंने बड़ी कोशिश की, तो मैंने इसमें बहुत लिखा था कि लाइब्रेरीज बनाए, सड़कें कम कर दें, लाइब्रेरीज बना दें।
हमारे पॉलिटिशियन हंस पड़ते थे जब मैं ऐसी बात करता था। आप मुझे बताइए कि क्या ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को, लाइब्रेरीज की या सड़कों की? इस मुल्क में 4 मिलियन गाड़ी है, यानी कि कई लोगों के पास मल्टीपल गाड़ी है, तो मेरा ख्याल है 1 मिलियन बंदे गाड़ी ओन करते हैं। 1 मिलियन बंदों की खातिर हम सड़कें बनाते जा रहे हैं, हम माशाल्लाह फ्लाईओवर बना रहे हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना रहे हैं, पर लाइब्रेरीज को नहीं बना रहे। मैंने एक PC1 भी तैयार किया लाइब्रेरी बनाने का, किसी ने अप्रूव नहीं किया, उन्होंने कहा छोड़ दो उसको। तो मसला ये है इस मुल्क में, ना मैं रोता रहता हूँ ना लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, हाँ मैं लेट मी गो भाई, ये भी एक चीज है। बचपन में बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत होता था, हमारे पास इंटरनेट वगैरह तो नहीं होता था, तो खेलना तो पड़ता था, बहुत खेलते थे। तो शौक था खेलने का। क्रिकेट का मुझे इतना शौक नहीं था, नॉट दैट आई एम अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, बट आई वांटेड टू लर्न। तो टेनिस खेलनी शुरू की, सीखनी शुरू की, बट देयर इज नो वे टू लर्न टेनिस। सिर्फ यही था कि वो एक था, मार्कर था, और क्योंकि मेरे बाप के पास जिमखाना की मेंबरशिप थी तो वहाँ चले जाते थे, तो वहाँ भी एक किस्म का ये था कि कोर्ट्स कम थे, बंदे ज्यादा थे, और वो ऑफिशियल्स को जगह मिल जाती थी, हमें तो खेलने की जगह नहीं मिलती, तो हमें कहते हैं बॉल प्रैक्टिस करो, हम बॉल पे मारते रहते थे। पब्लिक कोर्स कोई थे नहीं। ठीक है, उसके बाद शौक हुआ जिमनास्टिक्स का, कि यार ये सीखते, पर जिमनास्टिक्स सीखने की जगह कोई नहीं थी, कोई भी नहीं थी। तो खुद ही किताबें पढ़ पढ़ के थोड़ा सा कुछ कोशिश की, पर क्या आता है उससे। ठीक है, इक्विपमेंट भी कोई नहीं था, खुद ही घर में एक रस्सियाँ लगा ली दरख्त के साथ और कोशिश की। अच्छा, उसके बाद वो शौक चढ़ा के बॉक्सिंग सीखते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग सीखने का शौक है, तो कोई भी नहीं जगह थी, बड़ी मुश्किल से बॉक्सिंग क्लब ढूंढे, फिर एक पंचिंग बैग ढूंढा, उससे थोड़ी सी कोशिश की, पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। स्विमिंग का शौक, वही किताबें ले लेके, किताबें टीच योरसेल्फ बॉक्सिंग, टीच योरसेल्फ किए। स्विमिंग पूल, स्विमिंग का शौक है, स्विमिंग पूल, खैर अगेन बिकॉज आई हैड द एडवांटेज कि मेंबरशिप थी, जिम खाना में स्विमिंग चला गया, पर देयर वाज नोबडी टू टीच मी। खैर स्कूल में भी स्विमिंग थी, पर मैं वहाँ डरता था, बिकॉज वो स्कूल में बचपन में स्विमिंग पूल तो था, बट वो हवलदार था, जिसको सिखानी नहीं आती थी, उसको बच्चों को डराना आता था। वो जनाब स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देता था और गोते आपको देता था, और उससे स्विमिंग क्या है पता तो था नहीं, कोई क्या करना है। तो फिर किताब खरीदी, किताब लेके टीच योरसेल्फ, खुद ही प्रैक्टिस कर करके थोड़ी सी सीखी, बट उससे टेक्निक पूरा नहीं आता। तो आज तक मैं स्विमिंग करता हूँ, एंड आई मस्ट से कि ये चीजें करता हूँ, स्क्वॉश भी सीखता हूँ वगैरह वगैरह, बट कभी किसी चीज में ये मौका ही नहीं मिला सोचने का कि क्या लेवल आपका होगा। और मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था। मैं सिंपल बात है कि हर किसी को जो गोरे की बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं एलएसी गया या शिकागो गया, तो वहां मैंने स्क्वॉश खेली यूनिवर्सिटी में। वो बड़ा अच्छा सिस्टम था, कोर्ट्स होते थे, आप जाके खेलते थे, और आपको एक लेवल अपना पता चलता है। यूनिवर्सिटी की टीम होती थी, दूसरों से जाके खेलते थे वगैरह वगैरह। तो उससे एक आप एक अपने लेवल पे, जिसको कहते हैं ना क्लब लेवल पे, आप अपना लेवल अचीव कर लेते थे, जिसमें एक सेटिस्फेक्शन होती है। मेरी तो ख्याल है कि हर ह्यूमन बीइंग को, जिसको वो अरिस्टोटल यूडोमिनिया कहता है, या जिसको और बड़े मुफक्किर चीजें कहते हैं, कि हर बंदे को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं रॉजर फेडरर बन जाऊं, पर मुझे अपने लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, चाहे जिस किस्म का काम कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी सोसाइटी में ये लोगों को फीलिंग नहीं होती कि मैं अपने पीक पे पहुंच रहा हूँ, ये फीलिंग नहीं होती कि मैं ये पीक पे पहुंच सकता हूँ, तो फिर उस बंदे की जिंदगी ज़ाहिर हो जाती है, फिर वो एक डिप्रेस्ड बंदा बन जाता है, फिर वो एक मफलूज बंदा बन जाता है, फिर वो क्या करे। तो मेरा तो ख्याल है क्वाइट फ्रेंकली, इसीलिए मैंने जब फ्रेमवर्क इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा था, उसके अंदर अगर आप देखें, वो 5 मैंने डायग्राम सर्कल बनाए थे। जो ऑब्जेक्टिव्स का सर्कल था, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव इज हैप्पीनेस, ऑब्जेक्टिव इज नॉट डेवलपमेंट एजुकेशन बुलशिट। ऑब्जेक्टिव इज हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस को कैसे ट्रांसलेट किया, इट्स योर सेल्फ फुलफिलमेंट, it's your ability to achieve something. If you want to become, let's say, the Islamabad champion of tennis or gymnastics, you should be able to become that. वही बड़ी बात होती है, बाप बेटे को कह सकता है या माँ बेटे को कह सकती है, यार मैं जिम्नास्टिक चैंपियन इस्लामाबाद की थी। ठीक है, तो आपने जब ये सब चीजें निकाल दी लोगों से, छोटे छोटे गोल निकाल दिए हैं, अब हर कोई तो बाबर आजम नहीं बन सकता ना। तो अगर मैं बाबर आजम नहीं बन सकता, तो क्या मैं यार एक छोटा सा नदीमुल्लाह क्लब प्लेयर भी नहीं बन सकता। अब हमारे यहाँ जो रोना आता है, जो अगेन मैंने प्लानिंग में इस पे शोर मचाया था, पर कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड कोई नहीं, ठीक है ना। आप मुझे बताएं, कोई बच्चा का टेनिस, जैसे जोकोविच का मैं इंटरव्यू अगले दिन सुन रहा था, जोकोविच ने कहा कि भाई मैंने टेनिस देखी, मुझे शौक पड़ गया, बाप ने रैकेट ले दिया, तो पब्लिक कोर्स से मैंने पब्लिक कोर्स पे खेलना शुरू कर दिया, फिर मैं बन गया। मतलब अब अगर पब्लिक कोर्स में, तो कौन बंदा बेचारा क्या करेगा। अब यहाँ किसी को वॉलीबॉल का शौक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्कर्दू गया पिछले साल सर्दियों में, मैंने सर्दियों में देखा वो स्कर्दू में वॉलीबॉल खेल रहे पार्किंग लॉट में। अब वॉलीबॉल कोर्स क्यों नहीं है?
मैं नॉर्वे गया था फ्यू इयर्स अगो, तो मैंने देखा कि नॉर्वे में जनाब एक्सट्रीम क्लाइमेट में ऊपर नॉर्थ में एक सिटी में वहाँ बड़ा अच्छा जिम्नेजियम और प्लेइंग फील्ड कोर्ट्स से अंदर। तो एक सोसाइटी को सिर्फ हमें ये नहीं कि जो हमारा एक बैरन किस्म का ये अप्रोच है कि जनाब BISP के 3,000 रुपए दे दो, फिर उनको हेल्थ केयर भी दे दो, फिर वो करेंगे क्या बैठ के? जिंदगी भी लंबी हो गई माशाल्लाह, थोड़े से पैसे भी मिल गए, उसके बाद बैठ के बस सोचते रहो, एक दूसरे को मारते रहो, ओए तू फलाना है, तेरा सेक्ट ये है, तेरा सेक्ट ये करते रहो। वो यार किसी को मौका तो सेल्फ फुलफिलमेंट का, सेल्फ फुलफिलमेंट हमारे अंदर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप और मैं जो ये कर रहे हैं, ये सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं। हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट बहुत जरूरी है, हर बच्चे को ये फीलिंग होनी चाहिए। जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ जब मिलता हूँ कि भाई तुम सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए क्या कर रहे हो, हमारे बच्चे मुझे बड़ी मायूसी होती, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब ट्रैवल भी नहीं कर रहे। मैं फॉर एग्जाम्पल उनसे पूछता हूँ, अच्छा तुम बताओ कोयटा गए हो? अगर यहाँ नॉर्थ गए, वो कहता नहीं गया। कोयटा वाले से पूछता हूँ गिलगित गए हो? नहीं गया। और मैं कहा बात सुनो, निकलो बाहर यहाँ से, जाओ। कैसे जाएं जी, पैसे नहीं है। मैं कहा तुम्हें कौन कह रहा है फर्स्ट क्लास जाओ? मैं बार बार कहता हूँ गोरे का बच्चा समर आती है, बैकपैक पकड़ता है और पहुंच जाता है जिनीवा या लंदन से या अमेरिका पहुंच जाता है वगैरह। कैसे? वो चीप रास्ते हैं, हिचहाइकिंग भी कर लेता है, छोटे छोटे। हुकूमत ने ये भी प्रमोट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल वहाँ हुकूमत ने, प्राइवेट सेक्टर, चार्टर फ्लाइट्स हैं स्टूडेंट्स की, चार्टर पे डाला ले गए, बहुत सस्ता, 20-30 पाउंड 40 पाउंड पे, ठीक है, अब ज्यादा होगा। पर क्वेश्चन ये है कि और स्टूडेंट्स में जुम्बिश होती है, मैं करूंगा कुछ, निकल जाओ बाहर, ठीक है। चलो यार, मैं कहता हूँ तुम इस तरह करो, जाओ ट्रक ड्राइवर से पूछो, जाके अड्डे पे खड़े हो जाओ, शायद तुम्हें बिठा के ले जाए, शायद तुम्हें ऊपर छत पे बिठा के ले जाए। मतलब ये यूथ का मतलब ये होता है। और हमारी सोसाइटी को यूथ के लिए अगर अपॉर्चुनिटी आप ऑफर नहीं कर रहे, तो एक चीज जो आप और मैं रोते रहते, प्रोडक्टिव यूथ कैसे पैदा होगा? अगर यूथ में वो ड्रीम ही नहीं है कि मैं जाके ईरान देख के आऊंगा, मैं जाके फलानी जगह देख के आऊंगा, ठीक है हमारा नेबरहुड भी गंदा है तो कोई बात नहीं, चलो हम कोशिश करें कि वो ईरान तो देखा है, कोशिश करें अफगानिस्तान तो हुआ है, कोशिश करें श्रीलंका तो हुआ है। पर ये अगर हमारे यूथ में नहीं है और अगर हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे कि ना वो लाइब्रेरीज हैं, ना कोई उनके पास सेंटर्स हैं बात करने के लिए, डिबेटिंग के लिए, ना उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी कोई गेम खेलने, चेस फॉर एग्जाम्पल, चेस इज अ सिंपल गेम। आप बाहर जाएं तो मुल्कों में लोग ये क्या कहते हैं पार्क से बैठे चेस खेल रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? पार्क्स में जाएं तो आप देखें बैठे चेकर्स भी खेल रहे हैं, नाइन मैन मॉरिस भी खेल रहे हैं वगैरह वगैरह। यार ये पुरानी गेम्स हैं, हमारे यहाँ भी ये गेम्स थी, नहीं कि गोरे की गेम्स है, हमारी गेम्स है ये, पर हम नहीं खेल रहे क्योंकि हमने ये चीजें खत्म कर दी हैं। हमने एक अजीब किस्म का डेड इंसान बना दिया। तो यानी आप ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ तो अपॉर्चुनिटीज का भी इशू है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मौजूद भी हैं तो हमें अवेल करने का शौक भी नहीं है। वो इकबाल ने भी कुछ इस तरह कहा है कि तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है, तुम में कोई मूसा ही नहीं। थैंक यू डॉक्टर नदीम, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नौजवानों ने आपके डिस्कशन से कुछ हासिल किया होगा और आप उनको यकीनन कुछ एनर्जाइज करने में कामयाब हुए होंगे कि वो मेहनत करें, कोशिश करें और नए आइडियाज़ लेके आएँ और आइडियाज़ की बुनियाद पे जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी डिस्कशंस होती रहेंगी और किसी और हीरो के साथ जो है इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे।